अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, अदालतों में जजेस की तैनातियां हों, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद इत्तेहादियों की खींचा तानी हो, बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला हो या मीर रज़ा कत्ल केस में पुलिस तफ्तीश की खामियां, बज़ाहिर ये चार अलग अलग स्टोरीज नज़र आती हैं, मगर इन सब के पीछे एक ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि रियासती इदारों और सियासी निज़ाम पर अवाम का एतमाद आखिर क्यों कमज़ोर होता जा रहा है। और आज के प्रोग्राम में ओवरऑल हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मरहलावार। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का बुरहान जो है वो बिलाखिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों के बाद ख़त्म तो हो गया है, मगर सवाल अभी बाकी है कि क्या सिर्फ समरीज पर दस्तखत से इदारा जाती बेयकीनी भी ख़त्म हो गई है और विफाक में एक ही हुकूमत का हिस्सा बनने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़ी हैं? क्या ये महज इंतखाबी इख्तलाफ है या विफाकी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर जो दरारें हैं वो गहरी होने लगी हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पीटीआई 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है, हुकूमत इसे तशद्दुद की सियासत करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात को बुनियादी मुतालबा बना रही है। मगर अब सवाल सियासत से आगे निकलता दिखाई दे रहा है कि अगर सियासी इख्तलाफ का हल सड़क, दबाव और तसादुम बन जाए तो फिर आम शहरी कहाँ जाए? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन आज बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस की, जहां एक ख़ानदान इंसाफ का मुंतज़िर है, मगर पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश ही सवालात की जद में आ गई है। मीर रज़ा कत्ल केस ने एक बार फिर वो तल्ख सवाल हमारे सामने ला खड़ा किया है कि पाकिस्तान में जुर्म के बाद इंसाफ की पहली सीढ़ी कितनी मजबूत है और ये सीढ़ी पे कौन कौन कदम रख रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज की डिस्कशन के लिए एनालिस्ट नईम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ तज्जियाकार हैं मोहम्मद आदिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नईम कुरैशी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़, डिस्कशन का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। सर, मुझे ये बताएँ कि हाई कोर्ट्स में नई तैनातियाँ हो गई हैं, सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतनी ताख़ीर आखिर क्यों हुई है, और दूसरा सवाल सर ये है कि क्या दस्तखत हो गए हैं तो अदालती निज़ाम का जो बहरान है वो कम होगा, या जस्ट हम समझें कि एक मरहला था जो मुकम्मल हो गया है? जी बहुत शुक्रिया जुबेरिया। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए मेहरबानी करके कि ये कोई बहरान नहीं था। अच्छा, सदर का ओहदा जो है एक सरमोनियल है, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं थी। आइन के मुताबिक अगर उन्हें कोई एतराज था तो वो एतराजात लगा के वापस भेज सकते थे, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कश्मीर के हवाले से जो मामला चल रहा था उसको भी एक दबाव के तौर पे शायद वो इस्तेमाल करना चाहते थे। देखिए, दस्तखत हो गए, बहरान कुछ भी नहीं था, सिग्नेचर तो होने ही थे, चाहे ऐवान सदर हो और चाहे ऐवान वज़ीर आज़म हो। कोई भी बहुत ज्यादा इख्तलाफ करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन आपने एक बात कही है, और वो ये है कि क्या रियासती इदारों पे अवाम का एतमाद जो है वो कम हो रहा है? बिल्कुल कम हो रहा है। और ये जिसे आप बुहरान कह रही हैं, सदर साहब का जो समरी पर दस्तखत न करना है, इसमें जो सबसे अफसोसनाक पहलू सामने आया वो नैयर बुखारी साहब का वो स्टेटमेंट है, जिन्होंने सदर जरदारी साहब के दस्तखत न करने को डिफेंड करते हुए कहा कि जी वो इसलिए समरी रोकी गई है कि हमारी मर्जी के 2 जजेस जो हैं वो तैनात नहीं किए गए। आप बताइए कि अगर आप इसे बहरान ही कह रही हैं तो चलिए मैं भी इसे बहरान ही समझ लेता हूँ। तो इस बहरान के नतीजे कम से कम ये पता चला कि पाकिस्तान में क्या जजेस की तैनाती जो इस तरह हो रही है कि कुछ एक पार्टी जो है, हुकूमती पार्टी जो वो कहती है 6 जज मेरे होंगे, तो इत्तेहादी कहते हैं कि 2 हमारे भी जज होंगे। आप इससे बताइए, असल अदलिया का बहरान ये है कि हम आजाद जजेस को रखने के बजाय अपनी मर्जी के जजेस रखते हैं। हम एक ऐसे जजेस रखना चाहते हैं जो इंतजामिया के मातहत हो, जो आजाद अदलिया का हिस्सा ना हो। तो असल बहरान ये है, और वो बहरान उनकी इस गुफ्तगू के बाद सामने आया। तो मैं समझता हूँ कि जिस असल बहरान की कुरैशी साहब आप बात कर रहे हैं, आदिल साहब के सामने यही सवाल रखना चाहूँगी। सर, क्या ताख़ीर के पीछे यही वजह थी कि अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहते थे, या आप समझते हैं कि इसकी वजह कुछ और थी? और आप क्या समझते हैं कि बहरान कम होगा, अगर आप इसे बहरान समझते हैं तो?
देखिए, सदर के पास इतना ही इख्तियार था कि 17 दिन उन्होंने रोके रखी सबरी, और उसके बाद जो है वो फिर बिलाखिर जो है वो साइड कर दिए। उनके इतराज़ात थे कुछ जजों के ऊपर, उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए थे। माजी के अंदर कुछ वाक़यात मीडिया में आए थे कुछ जजेस के हवाले से, उसी को लेकर पीपल्स पार्टी ने इतराज़ात लगाए थे। जैसे क्रैश साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी अपने कुछ पसंद के जजेस लगवाना चाहती थी। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पसंद के जजेस लगते थे, मुख्तलिफ चैम्बर्स की पसंद नापसंद इस्तेमाल होती थी। अब चूंकि जुडिशल कमीशन में अक्सरियत का फैसला बदल गया है, तो अब जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जो उस पर इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया है, और इसी वजह से जो है वो पीपल्स पार्टी चूंकि इत्तेहादी तो है, आईडी जो ओहदे है वो पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे हुए, हुकूमत के अंदर शरीक नहीं है लेकिन हुकूमत का हिस्सा तो है, तो उसकी ख्वाहिश थी कि उसके भी पसंद के जजेस जो है वो इसका निज़ाम का हिस्सा बने। मैं एक और बात आपको बताऊं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था कि वो सबरी भेजते थे और हुकूमत को जो है डाखाने के तौर पर प्राइम मिनिस्टर आगे सिफारिशत प्रेसिडेंट को भेजते थे और प्रेसिडेंट जो है उसकी अप्रूव कर देते थे। उस वक्त जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन दोनों जमातों के दरमियान तय पाया था, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि जो आर्टिकल 175A है इसमें जो है वो तब्दीली लाई जाए ताकि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है उसको महदूद किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो जो 18वीं तरमीम में इन्होंने एक कोशिश की थी उसको 19वीं तरमीम में जो है वो खत्म कर दिया। तो वही चीजें पीछे से जो है वो चलती आ रही हैं। अब सदर हो, वजीर आज़म हो, उनका जो किरदार है वो एक डाखाने का एक मखसूस मुद्दत तक तो सदर रोक सकते थे, वो उन्होंने रोकने की कोशिश की, इतराज लगाया, लेकिन बिला आखिर ये मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। और जहां तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इख्तलाफात की बात है, उसमें सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो आपको पता है कश्मीर के इलेक्शन है। इससे पहले साहब इस पे मैं आपकी टेक लेना चाहूंगी। पहले मैं वाग़िद साहब से भी यही सवाल पूछना चाहूंगी। वाग़िद साहब, जजेस की तैनाती को जो ताख़ीर हुई है, आप क्या समझते हैं अदालती जो निज़ाम है उसको किस हद तक मुतासर किया है, और अदालती निज़ाम पे जो हमारा आम आवाम का एतमाद है वो किस हद तक मुतासर हुआ है इससे? इंतहाई माजरत के साथ मैं बड़े दुखी अल्फाज के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इस जुडिशरी के सिस्टम पर किस हद तक आवाम का एतमाद है। मेरा ख्याल है हमें शायद इस पे कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोगों को खुद ही पता है कि इस वक्त जुडिशरी कहाँ खड़ी है। अब बात यह है कि सबसे अहम है कि जज आता कैसे है, जज हाई कोर्ट का बनता कैसे है। प्योर सिलेक्शन किसी किस्म की और को जी उसको 10 साल में वकालत होनी चाहिए, ये उसका स्टेटस हो, इस तरह का हो, और जी वो जज बन जाता है। एक दिन पहले वो अपने चैम्बर में बैठा होता है बतौर वकील, शाम को उसको पता चलता है कि मेरी नॉमिनेशन हो गई है बतौर जज। ये वो मुल्क है जहां सिविल जज लगना बहुत मुश्किल है और हाई कोर्ट का जज बनना बहुत आसान है। क्यों? जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि जी पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी होती थी, ओ भाई वो तो एक बंदे की मर्जी होती थी। चलो वो चीफ जस्टिस तो था ना, उसने अपनी टीम बना ली, अपने बंदे ले लिए। मुझे कोई ये बता दे कि जब अब ये जो नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसमें इतना पॉलिटिकल उसके अंदर इंटरफेरेंस हो गई है, तो अब ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टियों ने तो कहना है कि हमारी मर्जी का कोई जज नहीं आया, या जो हमारी फेवर के जज थे उनको भी डाला जाए। तो हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं ना कि हमारी जुडिशरी इतनी कमजोर हो गई है, उन पे इतना स्टिग्मा लग गया है। भाई पूरी दुनिया भी तो ये बातें सुन रही है ना कि जहां आपके हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, जिन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाना है, जिन्होंने लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करने हैं, आप मुझे बताइए जब उनकी सिलेक्शन इलेक्शन इस तरह होगा तो वो कौन सा मेरिट देखेंगे? मीन्स कि जिस जज, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, जो जज आज हाई कोर्ट का जज जो वकील नॉमिनेट हो गया, उसका चैम्बर पीछे कायम है, उसका चैम्बर पीछे कायम है। अच्छा, अब दूसरे जजेस जो हैं, जब उसके चैम्बर से आने वाला केस उनके सामने होता है तो उनके ज़हन में पता क्या होता है?
حقیقت میں یہ وہ جج صاحب ہی ایک قسم کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جن کے چیمبر سے یہ کیس آیا ہے. بھائی یہ تو تباہی مچ چکی ہے, مجھے کوئی کچھ بھی کہہ لے, ہماری جوڈیشری کی تباہی ہو چکی ہے, کسی قسم کا کوئی انصاف ساری دنیا دیکھ رہی ہے, آوے کا آوا بگڑا ہوا, آوے کا آوا, اور وہاں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو کشیدگی چل رہی ہے. قریشی صاحب میں آپ پوچھنا چاہوں گی جو اتحاد ہے, وفاقی اتحاد ہے, وہ کتنے خطرے میں نظر آ رہا ہے, یا یہ صرف ہمیں کشمیر انتخابات اور ان کے نتائج تک ہی کھینچا تانی محسوس ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہر چیز نارمل ہو جائے گی؟ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ریڈ کرتے ہیں آپ اسے؟ جی بالکل, میں پہلے بھی آپ کی جو پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت لمبا کھسی ہے. چند دن کے بعد دیکھیں نا, یہ جو کل الیکشن ہوئے ہیں کشمیر کے, میں نے ایک دن پہلے ایک چینل پہ یہ کہا تھا کہ اس الیکشن میں 4 سیٹیں ہیں تو 2 پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں گی. وہ اتفاق سے آج رزلٹ آ گیا کہ 2 پیپلز پارٹی کو مل گئی ہیں. تو وہ یہی ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. تو یہ 2 سیٹیں ان کو بیچاروں کو مل گئی ہیں. اب یہ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں جو کچھ بھی ہوگا اب اس میں جو ہے ہم تعاون نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ کل اگر 28ویں ترمیم آ گئی تو آپ دیکھیں گا کہ پیپلز پارٹی اطمینان سے ووٹ کرے گی. تو میری بڑی سوچی سمجھی یہ رائے ہے کہ یہ معاملہ زیادہ طویل عرصے تک نہیں چلے گا, کچھ عرصے چلے گا. اگر کوئی انتخابی فضا بن گئی تو آبویسلی پیپلز پارٹی جو ہے اپنے آپ کو مسلم لیگ سے فاصلے پر کرنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کو عوام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے. اس وقت سب سے پاکستان کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین حکومت کے دور میں ہم جی رہے ہیں. تو اس لحاظ سے شاید اس وقت وہ اپنے آپ کو مزید علیحدہ کر لیں, لیکن مجھے کوئی بہت لمبا چوڑا معاملہ نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. عادل صاحب, میں آپ سے جاننا بھی چاہوں گی اور میں سمجھنا بھی چاہوں گی سچویشن کو. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو گیو اینڈ ٹیک کا فارمولہ ہوتا ہے سر, کیا جب یہ فارمولہ کارگر ثابت ہوتا ہے تو وہ مسائل جن کے دلائل دیے جاتے ہیں, وہ ایشوز جو دلائل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں, وہ ختم کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور اگر سر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون علیحدہ ہوتی ہے, ٹیکنیکلی کیسے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر نون لیگ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں, نون لیگ کے پاس تو سادہ اکثریت تو ہے, حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئین سازی میں ان کو جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے. سینٹ پہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے, تو اس لیے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف جسے کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ اس کو لیا ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لفظی گولہ باری کی ہے. آپ نے دیکھا کہ بلاول نے ایک سخت قسم کی تقریر کی تھی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا تھا کہ وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں ذرا بلاول بالکل خاموش ہو گئے ہیں. وہ اس تقریر کو کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ نہیں مانا گیا تھا, جس کے بعد ان کا جو اگریسو پن ہے وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آنے والے دنوں میں آلموسٹ جو آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج ہے اس سے کلیئرٹی تو ہو گئی ہے کہ وہاں پر نون کے پاس اکثریت ہے, تو حکومت سازی بھی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ اپنے اپنے جو طریقے سے پہلے کام کر رہی تھی وہ آئینی سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں, یہ حکومت انجوائے کر رہے ہیں. یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا معاملہ. 2024 میں جس طرح حکومت سازی ہو رہی تھی اس وقت کچھ کمٹمنٹس دونوں جماعتوں کے درمیان ہوئی تھی, اور اس میں پھر ایک بات سامنے آئی تھی کہ 2.5 سال کی جو حکومت کی بات بھی ہوئی تھی, جو بعد میں بلاول نے اس کی تردید کر دی تھی. لیکن جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو ہے وہ یہ چیئرمین سینٹ کا جو سیٹ تھی وہ اسی لیے ایکسیپٹ کی تھی 2.5 سال کے لیے کہ مجھے پتا تھا کہ ایک کمٹمنٹ دونوں جماعتوں کے درمیان ہے. تو وہ 2.5 سال تقریباً ہونے کو ہے. تو اس طرح جب مدت کمپلیٹ ہونے پہ تو دونوں کی طرف سے لفظ گولہ باری ہو رہی ہے, لیکن جس طرح کے معاملات اور جس طرح کے حالات اس وقت ملک کے اندر ہیں, یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں کہ اب ان کے بڑے آپس میں بیٹھیں گے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر دوبارہ ایک جیسا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. واقعہ صاحب, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, اور وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ معاملات سارٹ آؤٹ ہوتے کیسے ہیں جب اتنی تند و تیز جملوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور تیر اندازی کی جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری ویلڈ ہیں, لیکن اس کے بعد پھر سیٹلمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کون سی سیٹلمنٹ؟ دیکھیں میڈیا نے کتنی اپنے پاس ثبوت رکھے ہوئے ہیں, کون سی سپیچز ہیں جن میں دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کیا, سچی باتیں کی ہوئی
है। उन्होंने तो इतनी सच्ची बातें की हुई हैं, वो कहते हैं ना गुस्से में की हुई बात में ना सच निकल आता है। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंके हुए हैं। आसिफ अली जरदारी नून लीग के बारे में कहा करते थे, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की अगर आप तकरीरें निकाल लें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि ये क्या कहते थे। इसके बाद इस तरह की जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, ये बहुत कमजोर गवर्नमेंट होती है। भाई सेनेट में उनकी है, इधर नेशनल असेंबली में ये है, दोनों की एक दूसरे को जरूरत है, और इस तरह एक दूसरे की बिसाखियां लेके हुकूमत चला रहे हैं। ये कोई हुकूमत, यही वजह है ना वो कुछ कर नहीं पाते। मुल्क की तरक्की नहीं होती जब तक स्ट्रांग हुकूमत नहीं होगी, उनको किसी की परवाह नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन होगी, होनी भी चाहिए जो उन पे क्रिटिसाइज करे, लेकिन जब आपकी हुकूमत ही हर वक्त डामाडोल रहेगी कि आज गए कल गए, अगर हम वोट नहीं देंगे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, तो मुझे बताएं हुकूमत तो 5 साल अपने आप को बचाती रहेगी। उसने अवाम के लिए क्या करना है, उसने मुल्क के लिए क्या करना, उसने इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क के लिए, उसने इकॉनमी के लिए क्या करना है, वो तो अपनी हुकूमत बचाते बचाते बस इसी में ही उनका वक्त गुजर जाता है, और मुल्क कई दिहाइयां पीछे चला जाता है, और अवाम अज़ाबे अजीम में फंस जाते हैं, महंगाई में। कोई उनके लिए तालीम नहीं, कोई सेहत नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, बस कोई सड़क बना दी, कोई पुल बना दिया, बस जी हमने उसका इफ्तिताह। ये मैं तमाम हुकूमतों की बात करूं, मैं किसी एक हुकूमत की, पीटीआई भी इसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, सारी जमातें इसमें, वो हमेशा से अवाम के साथ ऐसे करती रही हैं। और खुदा का वास्ता है, अगर आप और सारी दुनिया ये समझती है कि ये कोई जमहूरियत है और इसी तरह ही हुकूमतें बनती हैं, तो हरगिज नहीं, जमहूरियत बिल्कुल ऐसा नहीं, आप बिल्कुल ये गलत तरीका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो जिक्र हमने कर दिया, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी मुतहर्रिक हो रही है, कुछ इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की जा रही है, बानी से मुलाकात की एक बार दोबारा बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात क्या चल रहे हैं, पैनल के राइज पर जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं और ख़ास तौर पे हम सुहेल आफरीदी साहब की बात करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि बानी से मुलाकात ना करने दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। फिर 27 सितंबर को उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी हुई है। फिर ये भी कह रहे हैं कि बानी से अगर मिलने दिया जाएगा तो फैमिली या वकला में से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। आदिल साहब, आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि PTI का ये एहतजाज जो है, इसकी क्या अहमियत है? क्या हुकूमत से टकराव के मुतरादिफ इसे हम समझें, या इसकी कोई हैसियत नहीं है? और फिर ये जो कहा जा रहा है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि रिहाई नहीं, हमारी मुलाकात करा दी जाए। देखिए, एहतजाज अभी 27 सितंबर को डेट अनाउंस की है, लेकिन उससे पहले जो आज एक इंसिडेंट हुआ है माल रोड रावलपिंडी में, कि वहाँ पर जो है वो फायरिंग हुई है और वो PTI का कारकुन निकला है, उसकी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है, वो मुख्तलिफ एहतजाजों के अंदर उसकी वीडियो सामने आई है। तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो है कि तहरीक इंसाफ ने अगर जो मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ लाने से कोशिश की, तो उसका नताइज जो है वो उसी तरह के होगा जो 26 नवंबर हमने 2025 में देखे थे। तो PTI के लिए एक जिसे कहते हैं कि इतना आसान फैसला नहीं होगा। 26 नवंबर के बाद से आपने देखा है कि मुसलसल तहरीक इंसाफ की जो जिसे कहते हैं कि स्ट्रीट पावर है, उसमें हमने कभी देखी थी। अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, उसके ऊपर भी पार्टी के अंदर काफी इख्तलाफात है, जो रहनुमा है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। तो जो आज का इंसिडेंट है, ये बहुत जो है वो PTI को जिसने डर डाला, गो के जो है उन्होंने इसकी तरदीद की है, लेकिन जो रियासत की तरफ से जो एक इस हवाले से बताया गया है, तो वो तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन संगीन साबित होगा। तो जहां तक अभी जो इख्तलाफात है तहरीक इंसाफ के दरमियान, वो जब तक कंट्रोल नहीं होगी, बेसिकली तो तहरीक इंसाफ तो जेल के अंदर बंद है। ये तो एक जिसे कहते हैं कि लोगों का मजमुआ है जिसकी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको पार्लियामेंट के बाहर के लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, और जो पार्लियामेंट के बाहर है उनको अंदर वालों पर ट्रस्ट नहीं है। लीडर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। सलमान अकरम राजा पे आपको पता है कि करप्शन का इल्जाम लगाया गया, उनकी तरफ से भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई। तो इस तरह की एक इंतशार का शिकार जमात है। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो इंटरनल इंतशार का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आपको ये लगता है कि बानी तक रसाई जो नहीं मिल रही, इसके असल कसूरवार ये खुद ही हैं? यकीनी तौर पे जब मुलाकातें करवाई जा रही थी, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने आकर
बाहर आकर एक बयानिया बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल क्रिएट हुए। यानी कि बानी ने अगर कोई एक बात कही है, बाहर आकर उसको बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बयान किया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे थे। और फिर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो अंदर जाके कुछ बात करते थे, बाहर आके कुछ बात करते थे, तो उसकी वजह से जो एक गैप है दोनों तरफ जो है वो बड़ा है। और इसी वजह से मुलाकातों को पाबंदी लगी थी कि बजाय इसके कि इंतशार मजीद बढ़े, तो मुलाकातों को पाबंदी लगा कर उसको रोक दिया गया। बिल्कुल सही। नईम कुरैशी साहब, आपकी बार सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि मिलने दिया जाए, कोई भी बंदा बाहर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। क्या हुकूमत इस बात पे ट्रस्ट कर सकती है? क्या बानी से रिहाई मुमकिन हो सकती है? और ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग मार्च या एहतजाज की जो स्ट्रेटजी है, कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात जब अपनी तंजीम साजी पे हकीकी मानों पे तवज्जो नहीं देती तो उसके साथ वही कुछ होता है जो पीटीआई के साथ हुआ है। जब इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त तो बिल्कुल कराची में और दीगर शहरों में पार्टी की तंजीम साजी पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है सूरत हाल ऐसी हो गई कि आज 3 साल हो गए और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद, सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में कारकुन होने के बावजूद, सबसे ज्यादा जोश और जज्बा होने के बावजूद, सबसे ज्यादा यूथ उनकी सपोर्ट में होने के बावजूद 3 साल से ये अपने रहनुमा को है जेल से नहीं निकाला, जो कि बिल्कुल सरीहन गलत किस्म के मुकदमात में जो है वो सजा भुगत रहे हैं। अब मौजूदा क़यादत जो है वो हकीकत में बात तो ये तय हुई थी कि जी अचकज़ई साहब जो है वो तहरीक की क़यादत करेंगे, लेकिन अचानक जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब सामने आ गए। फिर उन्होंने इतनी लंबी तारीख दे दी। ऐसी तहरीकों के लिए इतनी लंबी तारीख देने की कभी जरूरत नहीं होती। यहाँ तो सियासी सूरत हाल जो है वो 2 दिन के बाद बदल जाती है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर, क़यादत के अंदर जितनी इख्तलाफात हैं, देखिए वो उस नहज पे आ गया है। मुझे ये महसूस होने लगा है कि एक वक्त तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत के लोग हैं, जो इमरान साहब के मुखालिफ पार्टियां हैं, उनसे ज्यादा उनकी पार्टी ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया है। यानी अब तक तो उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी। यहाँ तो क्या हमारे सामने ऐसी सियासी जमातें या दीनी जमातें यहाँ नहीं रही हैं जिनकी बहुत कलील तादाद ने जो है बहुत बड़ा काम दिखाया है। दूसरी बात यह है कि एक तकसीम बड़ी वाज़ह है और वो ना सियासी है और ना ही उसका ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई से है। बिल्कुल, यानी तंजीम साजी का बहुत फुकदान नजर आ रहा है। वागा साहब, तंजीम साजी का जो फुकदान है कितना डेंजरस साबित हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? अब जिस एहतजाज की ये बात कर रहे हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सर क़यादत उस पर भी एक पेज पे हमें नज़र नहीं आ रही, उस पर भी डिवाइडेड है। क्या एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताऊँ कि ये जो कहा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत ने, अपने ही लोगों ने इमरान खान की रिहाई में वो रुकावट हैं उन्होंने होने नहीं दी, मैं इससे सख्त इख्तलाफ करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात ये है कि इमरान खान और पीटीआई उसके नाम से शुरू होती है और वहीं जाके ख़त्म होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे किसी साहब ने एक दफ़ा पूछा कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, इमरान खान अगर दुनिया में नहीं रहते तो पीटीआई कहाँ जाएगी? मैंने कहा ख़त्म, फिनिश। उसके बाद कोई उसका वाली वारिस नहीं होगा, उसका कोई अगला ऐसा है ही नहीं सिलसिला जो पीटीआई की बागडोर संभाले। कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं, अलीमा खान वो मुतबादल कभी भी नहीं हो सकती, उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है और ना वो कुछ कर सकती। खान के बेटे बिल्कुल नहीं, वो तो आ नहीं सकते। लंदन में पैदा हुए बेचारे, सारा दिन उधर घूमने फिरने वाले, मम्मी डैडी बेचारे चूजे से हैं वो, उन्होंने कैसे बेचारों ने आके पाकिस्तान के शासन में वो है? ये तो नामुमकिन है। बात ये है पाकिस्तान की सियासत का तरीक़ाकार ये अजीबोगरीब है। यहाँ पे इमरान खान जैसे पीटीआई के लोग, उनके जो, मुझे एक बात बताइए कि अगर वो जेल में से मुलाकात करके आके बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लें तो डरने वाली कौन सी बात है?
اس میں کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کو کہنا چاہیے ہاں آپ کریں، اگر آپ سچ ہیں تو پھر لوگ مان جائیں گے، اگر وہ جھوٹے ہوئے تو فیصلہ تو عوام کر دے گی، وہ کہیں گے جائیں آپ تو غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک تو اس طریقے سے وہ ایکسپوز ہو جائے گا پورا وہ نظام ایکسپوز ہونے دیں گے۔ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، ہماری حکومتی جن لوگوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے، وہ ان کو ایکسپوز ہونے دیں کہ بھئی ان کے ساتھ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اب جتنا ان کو روکتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ سمجھتے ہیں ہماری پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ تو بات یہ کہ تنظیم سازی کیسے ہو سکتی ہے جب ان کا مین لیڈر ہی جیل کے اندر ہے، جس کو اتنے عرصے سے کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ تو وہ کس طرح باہر کسی کو کوئی میسج ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کا جو لیڈر ہے، جو مین بندہ ہے، وہی باہر کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے۔ اگر وہ کانٹیکٹ میں ہوتا تو شاید پاکستان کے حالات بہتر ہوتے۔ وہ ان کو گائیڈ لائن دیتا کہ اسمبلی میں اس طرح کریں۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے، شاید میرے سے لوگ اختلاف کریں، کہ جب اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے ہنگاموں کے باوجود اتنے لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے، اتنی فائرنگز ہوئی، اتنے کارکن مر گئے، تو وہ شاید یہ کہہ دیتا، میرا خیال ہے کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہم نے بالکل لڑائی جھگڑا کیے بغیر بیٹھ کے شاید بات کر لیں۔ تو ممکن تھا کہ حالات کچھ بہتر ہوتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، نیگیٹو ہو سکتا تھا، پازیٹیو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ تو صرف جنگ و جدل کی اور لڑائی جھگڑے کی جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے، میں بھی یہ بات، لیکن بات سامنے کھل کے تو آ جاتی نا، ہو از ہو، کون بندہ کیا ہے، بھئی اس کا تو کوئی موقع ہی نہیں آنے دے رہا۔ عادل صاحب، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیوں نہیں گورنمنٹ کرانے دے رہی، اور کتنا ضروری ہے یہ ملاقات کرانا؟ اور پھر یہ بھی مجھے بتائیں کہ 27 ستمبر کو کیا لانگ مارچ ہو رہا ہے تو کتنا کامیاب؟ دیکھیں، ملاقات تو ہونی چاہیے، ایک آئینی اور قانونی حق ہے قیدی کا کہ اس کے ورثہ سے جو ہے ملاقات ہونی چاہیے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو لیڈران کو، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اجازت تھی، میں خود بھی جا کے نواز شریف سے جیل کے اندر ملاقات میری ہوئی تھی، تو اس وقت سب کو اجازت تھی، یعنی کہ جس طرح سے اب آج بھی ملاقات کا دن تھا، نہیں اجازت ملی، جمعرات کو پھر جو ہے وہ ملاقات کی دن ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے رہنما اندر جاتے ہیں اور باہر آ کے جس قسم کا انتشار پھیلاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اثرات پڑ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی کمپرومائز ہے، تو وہ اس سارے جو پریشر ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اور جہاں تک 27 ستمبر کے احتجاج کا تعلق ہے، تو پارٹی کے لوگوں کا اپنے چیف منسٹر کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو ابھی تک اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ کیا واقعی طور پہ جو ہے یہ لانگ مارچ جو ہے وہ جو ہے اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جتنا بھی جو تحریک انصاف نے لانگ مارچ کیے ہیں اسلام آباد کی طرف، انہوں نے اس میں سرکاری مشینری جو ہے وہ استعمال کی ہے، کنٹینرز لگا کر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو ہٹا دیا گیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی جو ہے وہ جانوں کی اس میں جو وہ بھی ہوا، جانے گئی ہیں۔ تو یہ احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ تشدد کے ساتھ جڑ گیا ہے، کہ تحریک انصاف جب بھی احتجاج کرے گی تو وہ تشدد جو ہے وہ اس احتجاج کا حصہ ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ لیکن پاکستان تحریک انصاف تو قریشی صاحب یہ الزام لگاتی ہے کہ تشدد کی سیاست پر مجبور کیا جاتا ہے، یا اس نہج پر ہمیں لے کے آ جاتے ہیں کہ پھر ہمارے پر تشدد کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اور پھر سر اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو واضح کریں کہ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، کیونکہ جو کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، وہ بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم باہر تو نکل آتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لیڈ کس نے کرنا ہے، اور جو لیڈ کرے گا وہ کتنی دیر سٹینڈ کرے گا وہاں پہ۔ دیکھیے، یہ بیانیہ جو آپ نے کہا کہ وضاحت سے میں بیان کروں تو میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹوٹلی فالس جھوٹا بیانیہ ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ تشدد کا مظاہرہ کرتی ہے، جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں، جب بھی جلوس ہوتے ہیں تشدد، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ پرسکون جلسے عمران صاحب نے کیے ہیں، 70 جلسے کیے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی رہنما نے اتنے شارٹ ٹائم میں اتنے جلسے نہیں کیے۔ بہت پیسفل جلسے ہوتے تھے، بہت مثالی جلسے ہوتے تھے۔ یہ ان کی روایت تھی کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جلسوں میں آیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی
आप देखिए कराची में जब पीटीआई जुलूस निकालती है, कोई बहुत बड़ा जुलूस नहीं होता, 2-4 हजार लोग भी बमुश्किल जमा होते हैं, लेकिन उन्हें जमा नहीं होने देते। मैंने अपनी आंखों से 10 बार देखा है। बेइंतहा पुलिस आके तशद्दुद करती है, भाग दौड़ होती है, पथराव होता है, लेकिन कभी ये तो एक जलसा नहीं करने देते। ये अभी आदिल साहब ने जो फरमाया कि ये वो निजाम है कि जो एक कैदी की बाहर आकर जब लोग गुफ्तगू करते हैं तो वो लरजने लगता है। तो ये कैसा निजाम है और ये कैसी सियासत है? दूसरी बात है कि एक पार्टी जो है वो बहुत मजबूर है, बेशक चलिए उनमें हजार खामियां हैं, लेकिन ये कैसी हुकूमत है? इस हुकूमत की क्या स्टैंडिंग है? इस हुकूमत की क्या पॉपुलैरिटी है? ये एक जलसे की इजाजत नहीं देते। 3 साल में इन्होंने कौन से जलसे की इजाजत दी कि चले आए आप जलसा कर लें, और कौन सी सियासी जमात है जिसे जलसे की इजाजत दे दी जाए और वो अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहे, वो दिखाना चाहे कि हम कितना बड़ा जलसा कर सकते हैं, हमें दिखाना ये कि कितने लोग हमारे साथ हैं, तो वो तो चाहेंगे कि बहुत पुरसकून जलसा हो। तो ऐसा तो हुकूमत ने कभी इजाजत ही नहीं दी। जहां तक सुहेल आफरीदी की क़यादत का ताल्लुक है, यकीनन जो देखिए इस वक्त अगर 27 सितंबर आ जाती है और इस तरह का सिलसिला शुरू होता है तो सुहेल आफरीदी ही उसको लीड करेंगे। पार्टी की सारी क़यादत। वाक़ई साहब, बात हो रही है जो एहतजाजी सियासत है उसकी, तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि तशद्दुद की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुकी है और यही वजह है कि वो फिर इजाज़त नहीं देते जलसों की और एहतजाज की। आप इससे एग्री करेंगे? देखें, ये तो फिर तारड़ साहब की मर्जी है ना, जो चाहें कहें। ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात जो हुए तो फिर उन्होंने इत्तलात तो देनी है लोगों को, उनकी मर्जी है। भाई बात यह है कि अगर वो जलसा करना चाहते हैं तो आप उनको करने दें जलसा। आप मुझे समझ नहीं आती कि ये फिर उनको रोकते क्यों है। जब वो तशद्दुद पे उतरेंगे, अब होता क्या है देखें, अगर उन्होंने 27 सितंबर की तारीख दी है ना, तो मैं आपको ख्याल वो तो 20 तो बहुत, ये सितंबर के शुरू में ही या मिड सितंबर में गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 20 को तो तूफान मच जाएगा, तमाम वर्करों के, तमाम घरों के आगे छापे, पुलिस पकड़ धकड़, जेलें तबाह बर्बाद, कोई बाहर लोग निकलेंगे उन पर डायरेक्ट फायरिंग। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही करती हैं। अफसोस की बात तो ये है कि आपकी बार मुज़ाकरात का कोई चांस लग रहा है? नहीं, देखें ये वतीरा हमारी तमाम पार्टियों का, जब पीटीआई थी तो वो भी ऐसा ही करती थी, जब नून लीग होती है तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसा कर लेती है, जब पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो वो बाकी पार्टियों के साथ। भाई ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो आप उसको खुशी से कहें कि ये मीनारे पाकिस्तान है, पहले तो मुझे डीसी से इजाजत ही लेके दिखा दें, सारी बातें आप छोड़ दें। एक जलसे की परमिशन नहीं मिल सकती डीसी से। जब पीटीआई थी तो वो भी यही करती थी। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, ये हर जीती हुई हुकूमत ये करती है, हम जलसा नहीं करने देंगे। भाई ये कौन सा तरीका है? डीसी को ही उन्होंने रोक देना है कि जी आपने इजाजत नहीं देनी, मामला तो वही खत्म हो गया। तो कौन सा एहतजाज, कौन सा जलसा, कौन से जी वर्कर कम निकले हैं ज्यादा निकले हैं, छोड़ें। अगर प्रॉपर जमहूरियत हो, आपको आजादी हो, तो फिर पता चलता है कौन किसके साथ है। भाई सिस्टम ये पता चलाना चाहता ही नहीं। मैं कहता हूं वो जितना बड़ा मर्जी, सवाल तो सिस्टम पे आता है। आसिफ साहब भी कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज है तो फिर सिस्टम को ठीक किसने करना है। सिस्टम की एक और खराबी मीर रजा कत्ल केस में नजर आ रही है और बहुत से सवालात ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। इस पे अपने पैनल की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मीर रजा केस जिस तरह से आगे बढ़ा है, जिस तरह से तफ्तीश हो रही है, तो गुत्थियां सुलझने की बजाय मज़ीद उलझती हुई नज़र आ रही हैं। वाक़ई साहब, इस केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? जियो फेंसिंग नहीं, CDR नहीं, तफ्तीश कहाँ गई है? इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उस पर भी बहुत से सवाल हैं, उन्होंने जन्म ले लिया है। अब तक की जो सिचुएशन है इस केस के हवाले से, कैसे इसको रीड करते हैं आप? देखें, केस कब उलझता है, पहले तो लोग ये सोचें कि किसी भी केस में किसी के मर जाने के बाद उसकी कब्र कुशाई करना किस कदर मुश्किल और कितना संगीन काम है। ज़रा सोचें। बात ये कि जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टिगेशन की, जब ये बिल्कुल फ्रेश था, सारी चीज़ें मौजूद थी, शवाहिद भी मौजूद थे, उसकी डेड बॉडी भी थी, तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थी। सीधी सी बात है, ना अहली उन पुलिस अफसरान की। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि पुलिस ने अपनी निगरानी में ज़बरदस्ती तदफीन करवा दी। भाई क्यों भला? वो अपना जुर्म छुपाना चाहते हैं।
انہوں نے کیس پہ کچھ کیا نہیں. اب بندہ تو دفن ہو گیا, قبر میں چلا گیا, دوبارہ اس کی انہوں نے جی درخواست دی, اس کے دوبارہ نمونے حاصل کیے جائیں, پھر فرانزک میں جائیں, کام الف سے شروع ہو گیا, پھر کمیٹیاں بن گئی. مزہ تو تب ہے جن لوگوں نے ابتدائی تحقیق کی تھی اور انہوں نے کمزور تحقیق کی تھی, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ بننا پڑا. پہلے تو ان کے خلاف مقدمہ درج کریں, ان کو ملازمت سے معطل نہ کریں, ان کو ہمیشہ ٹرمینیٹ کر دیں اور ان کو پھر سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں. پھر پولیس والے اور یہ ادارے سیدھے ہوں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم نے کمزور انویسٹیگیشن کی ہے, کیس کا رخ ہی ہم نے بدل دیا ہے اور حقائق کو ہم نے یا تو چھپا دیا ہے یا مسخ کر دیا یا ہماری نااہلی سے وہ تمام شواہد مٹ گئے ہیں. ایسے یہ تو وہ کیس ہے جو رپورٹ ہو گیا. ایسے ہزاروں کیسز ہیں. آپ دور دراز علاقوں میں دیکھیں جا کے, لوگ جانوروں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں. مجال ہے پولیس کے کان پہ جوں بھی رینگ رہی ہو, بعد میں لوگ درخواستیں دیتے پھرتے ہیں. قبر کشائی کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہاں مجسٹریٹ کی موجودگی ہوتی ہے, پولیس جاتی ہے, گورکن جاتا ہے, دوبارہ قبر کو کھودنا, اس میں سے اس لاش کو نکالنا, ذرا پروسیس سوچیں کتنا. اور جس کی وجہ سے یہ ہو, اگر وہ کیس ریورس نکلے, کم از کم ان متعلقہ پولیس افسران کو منیمم ایس پی تک, اگر قتل کا کیس ہے ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے گھر جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے خلاف ہم نے ایف آئی آر بھی کر دی, آپ پر ہم پرچہ کریں گے اور آپ کو ہم سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں گے. نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جب تک سخت قوانین نہیں لے کے آئیں گے, ذمہ داروں کو سزائیں نہیں دیں گے, ہم کب تک اس طرح کے قوانین تو میرے خیال میں بنے ہوتے ہیں لیکن قوانین کو ہم عمل کوئی نہیں کرتا, عمل ہی کوئی نہیں کرتا. عادل صاحب کیا کہیں گے آپ, قوانین پر عمل درآمد کب ہوگا؟ اور پھر میر رضا قتل کیس میں پولیس کے ساتھ ساتھ اور فورینزک ٹیم کے بعد سندھ گورنمنٹ پر بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں, جس کا بہت برا بنا رہی ہے سندھ گورنمنٹ. تو ہم کیا ایسے ہی دیکھتے رہیں گے, یہ پروسیس, یہ سسٹم, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ کیس بیسٹ ایگزامپل ہے کہ پولیس جو ہے ایک عام آدمی کے ساتھ کس طرح کا رویہ جو ہے وہ اپنا. بالکل صحیح. ایک قتل کے کیس کو جو ہے ناقص تفتیش کے ذریعے جو ہے وہ خودکشی کی طرف جو ہے وہ کر دیا گیا. اس میں پولیس کا پورا نظام اور جو وہاں پر جو جس میڈیکل جس نے کیا, آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنا بڑا کوشچن مارک ہے کہ تفتیش جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں کی گئی. میڈیکل کے اندر جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایگزامن نہیں کیا گیا کہ کیا یہ قتل ہے یا خودکشی ہے. جو بیسک جو وہاں پر ثبوت تھے اس کو نظر انداز کیا گیا. ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا. اور اتنی بھیانک صورتحال ہے پولیس نظام کی جو جس کی جیسے کہتے ہیں کہ نشان عبرت, جیسے باغا صاحب کہہ رہے ہیں, نشان عبرت بنانا چاہیے. یہ تو میڈیا کی وجہ سے معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ یہ سارا دوبارہ اس کا سارا معاملہ کھلا ہے. اگر میڈیا اس کو رپورٹ نہ کرتا تو یہ ایک خودکشی کا کیس قرار دے کے تو داخل دفتر کر دیا جاتا. اس میں حکومتوں کی جو ہے وہ بھی ذمہ داری بنتی ہے, رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جو جدید پولیسنگ کا نظام ہے وہ لے کر آئے. لیکن چونکہ پولیس جو پولیٹیکل لوگ ہیں اس کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ان کا کبھی بھی فوکس نہیں ہوتا کہ پولیس کے اندر جدید تفتیش کا نظام آئے, جدید جو ہے وہ فرینزک رپورٹ, جیسے پنجاب کے اندر ایک بہترین فرینزک لیب ہے, اس سے محروم ہے. اس طرح یہ بہت ساری چیزیں ہیں, پولیس کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو اس سارے معاملے کے بعد یہ آج تو ڈسٹ اٹھی بھی ہے, باتیں بھی ہو رہی ہے میڈیا کے اندر, جو ہے وہ پولیس کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں. اب یہ کچھ ٹائم گزرے گا, اس کے بعد پھر معاملات ویسے ہی ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. قریشی صاحب کی بھی میں ٹیک لینا چاہوں گی. قریشی صاحب, یہ جو کیس ہے اس نے ہمارے نظام کو بہت بری طرح سے بے نقاب کیا اور ہمارے سسٹم پہ, ہمارے نظام پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. یہ واقعہ سندھ میں پیش آیا, لیکن بہت سے واقعات پنجاب میں بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, ان پہ بھی بہت سے سوال ہیں جنہوں نے جنم لے لیا ہے. تو معاملہ جو ہے وہ سسٹم کی خرابی کا ہے. ہمارا سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ یہ سسٹم بظاہر تو کبھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا, یا جو موجودہ جن کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت تو اس معاملے میں بالکل دلچسپی لیتی نہیں ہے. اب جیسے
आदिल साहब ने कहा कि भाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ हुकूमत की भी नहीं, हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। और बिल्कुल आपने से फरमाया कि ये सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे पंजाब में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पुलिस का यही रवैया है। और जाहिर है कि पुलिस जो है वो सियासी असुलूब के नीचे है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। मौजूदा केस जो है वो तो अभी ये निजाम आज एक्सपोज है, और निजाम तो पहले से एक्सपोज है। उसमें कोई ऐसा केस हो जाता है जो मीडिया की वजह से जिसमें हाईलाइट हो जाती है। इस केस में ये था कि जिब्रान नासिर साहब जैसा वकील जो है वो भी मौजूद है, जो बहुत दिलेर हैं, जो बहुत मुकाबला करते हैं, और उन्होंने इस केस में वाकई बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से इस स्टेज पे आया। आप देखें कि जो आज रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट रिपोर्ट है पहली रिपोर्ट से। सारी चीजें बिल्कुल बदल गई है, हर चीज बदल गई है। अब वो तमाम लोग जो इस बात के जिम्मेदार थे, जिन्हें सबसे पहले इसे खुदकशी करार देने की कोशिश की गई, हत्ता कि पेरेंट्स को मजबूर किया गया कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले। और उसके बाद जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से हुआ वो भी हमारे सामने। तो बात यह है कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, पूरे पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है, पूरे तमाम सूबों की जिम्मेदारी है कि पुलिस का निजाम को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। आप देखिए किस तरह की दिलखराज वीडियोस आती हैं, किस तरह आम आदमी पर जो है पुलिस तशद्दुद करती है और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। इसलिए कि हुकूमतें पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। इसीलिए पंजाब में खास तौर से आप देखें कि पुलिस को जो है वो खुली छूट मिली हुई है, और सीसीटीवी उसकी बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल सही है, यानी निज़ाम को अगर दुरुस्त करना है तो हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और पूरे मुल्क में इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मोहम्मद आदिल साहब, नसीर वागा साहब और नईम कुरैशी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।